आज हमारे साथ एक बहुत बड़ी एंकर अंजलि जैन मौजूद है। तो आइए उनके जानते हैं उनके बारे में कि कैसा रहा उनका इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस। हेलो मैम, व्हाट्स अबाउट योर एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री? इट्स बिन ग्रेट, बहुत मज़ा आया। और फ़िलहाल तो मैं अभी फ्रीलांस करती हूँ, लेकिन जब भी मैंने काम किया मीडिया में तो एक वैसा एक्सपीरियंस था कि हाँ, यही मैं करना चाहती थी, ऐसा लगता था। और बहुत सारे चैनल्स के साथ काम करते करते मैंने जो सीखा वो ये कि आपको रोज़ एफ़र्ट करना पड़ेगा इस इंडस्ट्री में। ये एक वैसी इंडस्ट्री है जहाँ पे आप कभी अपने ऊपर एक टैग नहीं ले सकते कि यू आर परफेक्ट, यू आर फेमस नाउ, सो चलो हो गया, बट आपको रोज़ एफ़र्ट करते ही जाना है। मैम, जैसा कि आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत टाइम से बनी हुई हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ऐसे कौन सा एक्टर, डायरेक्टर या फिर ऐसे कौन सा स्टार है जिनका इंटरव्यू लेते हुए आपको ऐसा फील हुआ हो कि मे बी आई कांट डू इट? वैसे तो मैंने सारे इंटरव्यूज़ बहुत कॉन्फिडेंस के साथ किए हैं, बट एक इंटरव्यू जहाँ मैं थोड़ा सा डरी वो था गुलजार साहब का। उनके इंटरव्यू में मुझे याद है कि मॉक होता है, जब नेशनल अवार्ड्स की सेरेमनी होती है उसके एक दिन पहले मॉक ड्रिल होता है उसका, कि प्रैक्टिस की जाती है। सभी सारे स्टार्स आते हैं जिनको भी इंटरव्यू मतलब जिनको भी अवार्ड मिलने वाला है, तो उसमें सारी मीडिया को बुलाया जाता है कि आप इंटरव्यूज़ कर सकते हैं। तो गुलजार साहब को उन दिनों अवार्ड मिल रहा था और मैंने उनसे एक सवाल किया था कि आपको कैसा लग रहा है कि आपको नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा था कि अपनी तैयारी करके आइए, ये कोई सवाल नहीं है पूछने का। तो मैं उस टाइम में अगर अपने आप को सोचूं, बहुत मतलब अर्ली डेज़ की बात कर रही हूँ, अपने एंकरिंग और रिपोर्टिंग डेज़ की, तो मैं भी सीख रही थी उन दिनों। और मैंने कहा ना कि अपने आप को परफेक्ट नहीं समझना है, कभी भी हमेशा एफर्ट करना है। और उस दिन मेरे एफर्ट्स में थोड़ी सी शायद कमी रह गई, तभी वो दिन आया, मुझे देखना पड़ा कि हाँ, ये गलती हुई है मुझसे। मैम, वर्सेटाइल एंकर बनने के लिए क्या करना चाहिए? वर्सेटाइल एंकर बनने के लिए आपको हर पहलू को जांचना आना चाहिए कि अगर आप एंटरटेनमेंट की एंकर हैं तो आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज और मॉड्यूलेट कैसे करना है वॉइस को, क्योंकि हर चीज़ अलग चीज़ें मांगती है। हर पहलू पे एक नया एक्सपीरियंस मांगता है, हर पहलू पे एक नया क्वेश्चन खड़ा होता है कि आपको यहाँ क्या करना है। तो उसके आंसर्स अगर आपको पता लग गए और एनलाइटमेंट हो चुकी है उन चीज़ों की, जैसे न्यूज़ एंकरिंग के लिए अलग है, तो वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत हेल्प करती है, बॉडी लैंग्वेज बहुत हेल्प करती है, क्योंकि मेन वही दिख रहा है आपका। तो ये चीज़ें इसमें काफ़ी रोल प्ले करती है। वॉइस मॉड्यूलेशन का एक छोटा सा नमूना आप हमें दिखाएं। जैसे कि आप अगर एंटरटेनमेंट एंकरिंग की बात करें तो यू शुड बी वेरी पोलाइट। हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ अंजलि जैन और आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर। और अगर यही न्यूज़ एंकरिंग की बात करें, थोड़ा सा जो आजकल इंडस्ट्री में चल रहा है वो है अग्रेसिव नेचर में आप एंकरिंग करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूँ अंजलि जैन। इस तरह की वॉइस मॉड्यूलेशन को आपको पिच को ध्यान रखते हुए दोनों ही एंकरिंग में डिफरेंस करना पड़ता है। व्हाट्स द बेसिक डिफरेंस जो हमें याद रखना चाहिए एंकरिंग और रिपोर्टिंग में? एंकरिंग और रिपोर्टिंग बहुत मतलब दोनों ही पोल्स अपार्ट है। एक एंकर के बिना रिपोर्टर अधूरा है और रिपोर्टर के बिना एंकर अधूरा है। तो ये नहीं होता कि हम सिर्फ स्टूडियो में बैठे और एंकरिंग कर लेंगे। एंकर कितना ही बोल ले, उसकी रिपोर्ट अधूरी है अगर रिपोर्टर रिपोर्ट ना भेजे। तो डिफरेंस बहुत बड़ा है, अपने नाम में ही इनका दोनों में डिफरेंस है। एंकर एक सेलर की तरह आपको लेके जाएगा न्यूज़ में कि आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, और वहीं रिपोर्टर उस दिशा को हवा देता है कि इसी दिशा में आप सही जा रहे हैं, यही दिशा है, वो आपको दिशा बताता है एटलीस्ट। तो एंकर और रिपोर्टर में डिफरेंस ये है कि आप एंकरिंग, आजकल ग्राउंड एंकरिंग भी होती है, आप फील्ड में जाके भी एंकरिंग कर सकते हैं, शोज़ करते हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं, और रिपोर्टिंग तो फील्ड से ही होती है। तो एक फ़र्क है बस कि एंकर को मेकअप लगता है और रिपोर्टर को मेकअप नहीं लगता है। मैम, आप अपनी 12 साल की जो जर्नी है उसका एक छोटा सा ब्रीफ हमें दे सकते हैं? इन 12 सालों में बहुत अप्स एंड डाउन्स हुए। मतलब रीजनल एंकर से लेकर मैंने एक प्रोड्यूसर के तौर पे जब काम शुरू किया था, तो कभी सोचा नहीं था कि मैं वो दिन देख पाऊँगी जब मैं इतने सारे स्टार्स का इंटरव्यू करूँगी। तो ये पॉसिबल हुआ और बहुत कम छोटी एज में मैंने ये सब पाया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और आज यहाँ पर जब मैं बात कर रही हूँ आपसे, तो एक टीचर के तौर पर, एक एक्सपीरियंस्ड जर्नलिस्ट के तौर पर
क्योंकि मैंने बाकी कॉलेजेस में जब पढ़ाया तो मुझे महसूस हुआ कि जो हम कर चुके हैं वो आने वाले बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए कितना यूज़फुल है। तो अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा, जर्नी अच्छी रही। आई होप कि आने वाले जितने भी पीढ़ी इसमें आ रही है जर्नलिज्म में और मीडिया में, वो एक बदलाव लाने की जो कोशिश हर कोई चाहता है कि हम देश में बदलाव लाएंगे, क्रांति लाएंगे, तो हाँ उस कोशिश को आप पूरा कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू आजकल, क्योंकि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार हो गया आप लोगों के लिए, प्लस बोनस पॉइंट है ये। तो आई होप सो कि आप सब इस चीज़ को मुकम्मल करने में कामयाब रहें। मैम, इस इंडस्ट्री में आने के बाद एक दो नाकामियों के बाद ही ना मोराल बहुत डाउन हो जाता है, जिसके बाद ना ऐसा बैक ऑफ करने का मन करता है, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? वो तो किसी भी इंडस्ट्री में हो सकता है, इस इंडस्ट्री में नहीं, ये हर कहीं हो सकता है। आप कॉर्पोरेट लाइफ की बात कर लें, एंटरटेनमेंट की बात कर लें, या किसी और फील्ड की बात कर लें, इवन आर्मी और सोल्जर्स को देखिए आप, उनका मोराल कितना डाउन होता होगा जब वो सरहद पे खड़े रहते हैं, ठंड, गर्मी, धूप, पसीना, वो दिन रात अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, तो उनका मोराल जो डाउन होता है वो तो हमारा कुछ भी नहीं होता है। तो अगर आपको प्रेरणा लेनी है तो ऐसे लोगों से लीजिए जो हमसे ज़्यादा सह रहे हैं। अगर हम एक दो फेलियर के बाद भी सोचते हैं कि हम शायद गलत जगह आ गए, तो हो सकता है आप गलत जगह आ गए हो, वो जगह आपकी नहीं हो, तो ये आपको ही तय करना है कि आपकी जर्नी यहाँ पर बीतने वाली है या आपको लड़ के आगे निकलना है। अगर आप ठान लेंगे कि हाँ मुझे इसी जर्नी में रहना है, यही मेरी जगह है, तो फेलियर्स तो आएंगे और फेलियर से ही इंसान उठता है। अंजलि मैम, आप अपने कोई ऐसे फेलियर के बारे में बताइए जो हम सब के लिए एक बहुत बड़ा लेसन हो। मेरा फेलियर एक क्या बताऊँ मैं, इसमें ऐसा कोई फेलियर नहीं रहा, बट हाँ कभी भी किसी काम को मना नहीं करना चाहिए। आप मना करेंगे तो हो सकता है सामने वाला आपके लिए क्या प्लॉट करके बैठा हो आपको नहीं पता। तो हमेशा अपने काम के लिए रेडी रहिए, हमेशा इंडस्ट्री में रेडी रहिए, आपको अपने ऑन पॉइंट्स रहना पड़ेगा। यही एक मेरी मतलब एक्सपीरियंस के तौर पे मैं आपको बता सकती हूँ। मैम, इसके अलावा आपका अल्टीमेट गोल यही था कि आपको जर्नलिज्म में ही एंट्री करना है, दिस फील्ड इज़ मेड फॉर यू और यू आर मेड फॉर दिस फील्ड? मैंने सोचा तो बहुत कुछ था जब मैं अपनी टीनेज में थी कि आई वांट टू बी एयर होस्टेस, डॉक्टर, क्योंकि मैं साइंस फील्ड से हूँ। तो एक्सपीरियंस लेने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें सोची थी कि एयर होस्टेस बनेंगे, एविएशन में जाएंगे या पायलट बनेंगे। तो थोड़े से अपने स्टेटस को देखते हुए और अपनी लाइफ की जर्नी को देखते हुए मेरे पापा ने मेरे लिए सोचा कि एंकर बन सकती है अंजलि। तो बस वहीं से आया कि मैं एंकर कर सकती हूँ, बोलना आता ही था, क्योंकि स्कूल में डिबेट्स, कंपटीशन, इन सब में मैं बहुत पार्टिसिपेट करती थी। तो वहाँ से ये मेरे को इंस्पिरेशन भी थी कि हाँ दैट आई कैन डू दिस। मैम, बीइंग अ ग्रेट एंकर, आप हमें कुछ टिप्स दे दीजिए जिससे एंकरिंग में अपने आप को इम्प्रूव किया जा सकता है, या फिर किस तरीके से अच्छा इंटरेक्शन किया जा सकता है अपने गेस्ट के साथ। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। हाँ, ये जैसे कि मैंने भी अपनी क्लास में भी बताया कि इंटरेक्शन के लिए हमेशा अपना आई कांटेक्ट मेंटेन रखिए, अपने क्वेश्चंस को रेडी रखिए, माइंड से रेडी रहिए। जब आप बोलेंगे तो ज़रूरी लोग आपको देखें कि आपने क्या पहना है और आप कितने अच्छे दिख रहे हैं। जैसे आप बोलेंगे ना, आप लोगों को वो याद रखेंगे कि आपने बोला क्या था। तो हमेशा इंटरव्यूअर को ये ध्यान रखना चाहिए कि मेरे क्वेश्चंस अच्छे होने चाहिए, क्रिस्प होने चाहिए, बातें होनी चाहिए उन क्वेश्चंस में जो सामने वाले ऑडियंस को सुनने में अच्छी लगें, और जो इसका इंटरव्यू कर रहे हैं उसको भी मज़ा आना चाहिए आपके साथ बात करने में। तो इस तरीके की चीज़ों को आप कैसे ध्यान में लाएंगे? पढ़कर, जितना पढ़ेंगे उनके बारे में जानकारी रखिए। जब आप इंटरव्यूज़ करने जाएँ तो जो भी पर्सनैलिटी आपके सामने है उनकी हिस्ट्री, उनका फ्यूचर अगर आपके सामने प्रेजेंट है या आपको मिल पा रहा है तो आप प्लीज़ उसको अपडेट करिए, रखिए। और बीइंग एन एंकर आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज का बहुत ध्यान रखना है। अगर आप उस बॉडी लैंग्वेज में हैं, उस एक कवच होता है एंकर का, आप घर पे अलग हैं लेकिन जब आप स्टूडियो में आते हैं तो आप बहुत अलग हैं बीइंग एन एंकर। तो वो एक जो ट्रांजिशन होता है ना एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से एक एंकर का, तो वो अपने आप हो जाता है, उसमें मुझे कोई टिप देने की ज़रूरत नहीं है। वो एक एंकर समझ सकता है कि मैं क्या कह रही हूँ। तो ऐसी कोई टिप नहीं है, जब इंसान करने वाला होता है उसको समझ में आता है कि क्या चेंज आया है मेरे में। थैंक यू सो मच मैम, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, एंड आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई है जो
आने वाले टाइम में हमारे बहुत काम आने वाली है और स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इससे। और अपना टाइम देने के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।